आज का जो हमारा विषय है ये एक नया और बहुत ही मजेदार गहन विश्लेषण होने वाला है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री मास्टरी की, मतलब ज्यामिति में महारत कैसे हासिल की जाए। अक्सर देखा गया है कि लोग ना फॉर्मूलास को बस रटने लगते हैं, पर आज हमारा उद्देश्य है कि इस रटने वाले तरीके से दूर हटकर इसके क्यों और कैसे पर ध्यान दें। सही कहा। देखो, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति ये सिर्फ आकृतियों या शेप्स का खेल नहीं है। असल में ये एक पूरी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का आधार है। अगर फाउंडेशन समझ आ जाए ना तो मैथ्स बहुत आसान लगने लगता है। राइट। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों को बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बहुत सारे आहा मोमेंट्स देगा। तो शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। हाँ, इसका टाइटल है ज्योमेट्री मास्टरी, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम, और सब हेडिंग में लिखा है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन, जो कि 100% एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। आज हम कवर करेंगे कंप्लीट पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ्स, एडवांस्ड एग्जाम्पल वॉक थ्रूज और रोम्बस इंट्रोडक्शन। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी। ये टॉपिक्स ना एसएससी, आरआरबी और रेलवेज जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ स्पीड और पैटर्न रिकग्निशन चेक होती है, सिर्फ लंबे कैलकुलेशंस नहीं। बिल्कुल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ हेडिंग है व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज आखिर है क्या। टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल अलग हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। राइट। इसको हम ना गोल्डन रूल कहते हैं। मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी बराबर है सी डी के, उसी तरह ए डी पैरेलल है बी सी के और बराबर भी। हाँ, और यहाँ एक चित्र भी है। एक गुलाबी रंग का चतुर्भुज ABCD दिखाया गया है, जिसमें एंगल्स थीटा और 180 माइनस थीटा मार्क किए गए हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं ना। हाँ, जो कभी मिलती नहीं है। एग्जैक्टली। पटरियां हमेशा पैरेलल होती हैं, और अगर उनके बीच में हम ट्रेन के 2 डब्बे रख दें जो बिल्कुल सेम लेंथ के हों तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। पटरियां पैरेलल और डब्बे बराबर लंबाई के। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ये बिल्कुल ज्योमेट्री के इस रूल को परफेक्टली समझाती है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। इसकी हेडिंग है विजुअल एनाटॉमी, साइड्स एंड एंगल्स। यहाँ वही विस्तार से बताया है कि AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। साइड्स तो इक्वल हैं ही, लेकिन एंगल्स का क्या? अच्छा, एंगल्स में एंगल A बराबर होता है एंगल C के और एंगल B बराबर होता है एंगल D के, यानी ऑपोजिट एंगल्स एकदम इक्वल होते हैं। इनका जो अनुपात या रेशियो बनता है ना, वो x:y:x:y होता है। अच्छा। और यहाँ एक एग्जाम टिप देना चाहूंगी। 2 एडजेसेंट एंगल्स, मतलब जो एक साथ जुड़े हुए कोण होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। वो सप्लीमेंट्री होते हैं। वेट, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंगल दिया हो तो दूसरा 180 से माइनस करके तुरंत निकाल आएगा। बिल्कुल वही लॉजिक है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। हेडिंग है विजुअल एनाटॉमी, द डायगोनल्स यानी विकर्ण। यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट लिखा है लेंस और वर्टेक्स एंगल्स के बारे में। डायगोनल्स AC और BD बराबर नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD, और ना ही ये डायगोनल्स वर्टेक्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अल्फा और थीटा बराबर नहीं है। हाँ, और यही आकार सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ओह। एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, मतलब BO बराबर DO और AO बराबर CO, लेकिन वो 90 डिग्री पर नहीं काटते। एक सवाल है यहाँ, अगर ये 90 डिग्री पर नहीं काटते तो स्टूडेंट्स अक्सर इसे 90 डिग्री क्यों मान लेते हैं एग्जाम में? ये असल में रोम्बस यानी समचतुर्भुज की वजह से कंफ्यूजन होता है। रोम्बस में 90 डिग्री पर काटते हैं तो लोग वही नियम पैरेललोग्राम पर भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। राइट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5, द इनसाइड स्टोरी, ट्राइंगल्स एंड एरिया। इसके वर्किंग के 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज एक डायगोनल शेप को 2 बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटता है, जैसे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA के। हाँ, और दूसरा स्टेज ये है कि ऑपोजिट ट्राइंगल्स भी बराबर होते हैं, जैसे COD बराबर AOB। और तीसरा और सबसे मेन स्टेज है द 4 ट्राइंगल रूल। वो क्या है? इसका मतलब है कि अंदर बनने वाले चारों ट्रायंगल्स का एरिया एकदम बराबर होता है,
हर ट्रायंगल पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का ठीक 1/4 होता है। अरे वाह, इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक स्क्वायर सैंडविच हो, अगर हम उसको डायगनली क्रॉस में काट दें तो 4 बराबर हिस्से मिल जाते हैं ना। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। हेडिंग है कैलकुलेटिंग डायगोनल लेंथ्स D1 वर्सेस D2। यहाँ फॉर्मूलाज दिए हैं, आकृति A और B में दिखाया गया है कि डायगोनल कैसे नापते हैं। इसमें हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। D1 का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस 180 माइनस थीटा, जो सिंप्लीफाई होकर बन जाता है D1 स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, प्लस आ गया। हाँ, और दूसरी तरफ D2 स्क्वायर बन जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि D1 में टर्म जुड़ता है, इसलिए D1 लंबा होता है, यानी D1 इज ग्रेटर देन D2। ओह, मैथमेटिकल लॉजिक परफेक्टली मैच कर रहा है फिजिकल शेप से। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7 और हेडिंग है द सुपरस्टार एग्जाम फॉर्मूला। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस वाले कॉस के टर्म्स तो आपस में कट जाते हैं ना। बिल्कुल कट जाते हैं, और इससे एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला निकल कर आता है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब विकर्णों के स्क्वायर्स का सम बराबर होता है चारों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। सही, ये फॉर्मूला एग्जाम्स में बहुत वक्त बचाता है। बिना एंगल्स निकाले सीधे साइड्स और डायगोनल्स के बीच का रिलेशन मिल जाता है। ब्रिलियंट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। हेडिंग है ड्यूअल फ्रेमवर्क कैलकुलेटिंग एरिया। पहला मेथड है बेस इनटू हाइट। यहाँ लिखा है एरिया इक्वल्स A इंटू H1 और वही बराबर है B इंटू H2 के। हाँ, इसका लॉजिक ये है कि साइड्स और हाइट्स हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। मतलब अगर हाइट कम होगी तो उतना ही एरिया मेंटेन करने के लिए बेस लंबा हो जाएगा। A/B इक्वल्स H2/H1। राइट। और दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्री या साइन रूल पर आधारित है। एरिया इक्वल्स A इंटू B इंटू साइन थीटा। देखो, इसका रीजन बहुत सिंपल है। एक डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स में बांटता है। एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ AB साइन थीटा, तो दोनों का मिलाकर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ AB साइन थीटा। 2 और हाफ कट गया। एग्जैक्टली, तो बचा सिर्फ AB साइन थीटा। वाओ। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है द इंटीरियर पॉइंट थ्योरम। P एक पॉइंट है अंदर कहीं भी और लिखा है कि एरिया ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स एरिया ऑफ z प्लस w, जो कि टोटल एरिया का हाफ होता है। हाँ, अगर हम किसी पॉइंट P से ट्रायंगल्स बनाते हैं तो आमने सामने के ट्रायंगल्स का एरिया जोड़ने पर टोटल एरिया का आधा मिलता है। क्यों? क्योंकि x और y का एरिया होता है हाफ A इंटू H1 प्लस हाफ A इंटू H2। तो A कॉमन ले लिया। हाँ, तो बन गया हाफ A इंटू H1 प्लस H2, और हमें पता है कि H1 प्लस H2 तो टोटल हाइट है शेप की, इसलिए ये टोटल एरिया का आधा हो जाता है। अरे हाँ, बहुत ही लॉजिकल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। हेडिंग है द 38th मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट एक आकृति है जिसमें P और Q जो हैं वो BC और CD के मिड पॉइंट्स हैं और इनको जोड़ने पर एक ट्रायंगल APQ बनता है। और यहाँ द मैजिक रेशियो लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज 38th ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। राइट। पर ये 38 का जादुई आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? वही बता रही हूँ। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, जहां इसका प्रूफ है फाइंडिंग द 38 रेशियो। देखो, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो कॉर्नर में ट्रायंगल ABP बनता है उसका एरिया पूरे शेप का 1/4 होता है। ओके। दूसरे कॉर्नर ट्रायंगल ADQ का एरिया भी 1/4 होता है। ठीक है। और जो छोटा ट्रायंगल PQC बनता है मिड पॉइंट्स वाला, उसका एरिया होता है 1/8। तो अब ट्रायंगल APQ का एरिया निकालने के लिए हमें इन तीनों को टोटल में से माइनस करना होगा। ओह, यानी 14 प्लस 14 हो गया आधा और उसमें 1/8 जोड़ा तो 5/8 बन गया। बिल्कुल। और जब टोटल यानी 1 में से 5/8 को घटा देते हैं तो एग्जैक्टली 38 बचता है।
यही मैथ्स की खूबसूरती है। इसको QED कहते हैं, यानी क्वाड एरट डेमोन्स्ट्रेंडम। जो साबित करना था वो हो गया। एक ग्रिड पर मकड़ी के जाले जैसी आकृति है और मैप की दी है। ट्रायंगल RNF है A, ट्रायंगल PME है 2A, ट्रायंगल SPN है 4A और स्क्वायर EFNM है 5A। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये सभी कैलकुलेशंस एक बेस यूनिट, जिसे यहाँ A कहा गया है, उस पर निर्भर करती हैं। अगर आपको A मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। Right. Now we are on slide 13. Example 1. Forward calculation. यहाँ दिया है area of triangle PME equals 13 centimeter square. तो solution कहता है base unit A हो गया 13. रुको, हाँ, वही, एक मिनट, मैं क्रिटिकल थिंकिंग लगाना चाहूंगा यहाँ। स्लाइड के मैप के हिसाब से तो PME 2A था ना, लेकिन यहाँ उसको सीधा A यानी 13 क्यों मान लिया, जो कि RNF का मान होना चाहिए था। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। देखो, एग्जाम्स में या नोट्स में अक्सर ऐसे ट्रैप्स या टाइपो सेट किए जाते हैं। अगर मैप में 2A लिखा है पर क्वेश्चन उसे बेस यूनिट A मानकर चल रहा है, तो कैंडिडेट्स को आंख मूंदकर पुराना मैप फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। लेकिन अभी कैलकुलेशंस के लिए हम इस स्लाइड के नए रूल्स के हिसाब से ही चलते हैं। अगर A 13 है तो RNF हो गया 13, SQF जो 6 से है वो हो गया 13 into 6 यानी 78, और SPN जो 4A है वो 4 into 13 यानी 52 हो गया। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। एग्जाम्पल 2, रिवर्स कैलकुलेशन। यहाँ गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल SMN इक्वल्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें स्टेप 1 ये होगा कि मैप के अनुसार SMN 4A होता है, इसलिए 4A बराबर 36, तो A की वैल्यू मिल गई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, A मिल गया। हाँ, और स्टेप 2 में बाकी हिस्से निकाल लेंगे। ट्राइंगल PME जो 2A है वो बन गया 2 into 9 यानी 18, और EFNM जो 5A है वो बन गया 5 into 9 यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस यूनिट खोजना ही सारी सक्सेस की चाबी है। समझ गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, एग्जाम मैपिंग, इंटरसेक्टिंग मिड पॉइंट्स। यहाँ एक नई मैप की है। कॉर्नर पीस ट्राइंगल SCO है A, सेंट्रल पीस BCDE है 4A और पूरा पैरेललोग्राम PQRS है 20A। इस की को यूज करके हम अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, एग्जाम्पल 3, वॉक थ्रू। यहाँ गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल SCO इक्वल्स 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बेस यूनिट A हो गई 14। हाँ। अब इसको तेजी से हल करते हैं। ट्राइंगल QRM जो 5A है वो हुआ 5 into 14 यानी 70। PMRO जो 10A है वो 140। BCDE 4A है तो 4 into 14 यानी 56, और पूरा शेप PQRS 20A है तो 20 into 14 सीधा 280। वाओ, बेस यूनिट पता हो तो सेकंड्स में आंसर निकल रहा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, हेडिंग है शेप एवोल्यूशन मीट द रोम्बस। देखो, रोम्बस या समचतुर्भुज और कुछ नहीं, बस पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस है। जब पैरेललोग्राम की साइड्स फोर्स लगाकर कंप्लीटली इक्वल हो जाती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। और इसमें लिखा है इसकी 3 सुपर पावर्स हैं। पहली, चारों भुजाएं इक्वल हैं, A इक्वल्स A इक्वल्स A इक्वल्स A। दूसरी, इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होता है। और तीसरी, डायगोनल्स वर्टेक्स एंगल्स को परफेक्ट हाफ में बाइसेक्ट करते हैं, अल्फा इक्वल्स अल्फा। यही सुपर पावर्स इसे नॉर्मल पैरेललोग्राम से अलग बनाती हैं। Got it. Now we are on slide 18, rapid fire revision, true और false। चलिए मिलकर करते हैं। पहला सवाल, विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं? फॉल्स, पैरेललोग्राम में D1 और D2 अलग होते हैं। दूसरा सवाल, ऑपोजिट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ट्रू, हमने देखा था वो 4 ट्रायंगल रूल में। तीसरा, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्रू, पैरेलल लाइन का सप्लीमेंट्री रूल यहाँ लगता है। और आखिरी सवाल, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं? फॉल्स, ये तो रोम्बस की सुपर पावर है ना, नॉर्मल पैरेललोग्राम की नहीं। बिल्कुल सही। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, द स्मार्ट नोटबुक फॉर्मूला शीट। यहाँ सारे मेन फॉर्मूलाज का रिकैप है। डायगोनल रिलेशनशिप, एरिया निकालना ट्रिग से, एरिया हाइट से,
इंटीरियर पॉइंट ट्रिक जो हाफ होती है और मिड पॉइंट ट्रायंगल ट्रिक जो 30th होती है। ये फॉर्मूलाज का पेज सबको अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए। Now we are on slide 20. Practice test. Ultimate MCQs. पहला सवाल है, पैरेललोग्राम ABCD में एंगल A 70 डिग्री है। एंगल B की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं 70, 110, 90, 180। का स्क्वायर यानी D2 स्क्वायर ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं 100, 150, 200 और 10। Now we are on slide 21. Solutions and next steps. मैं इनके सॉल्यूशंस बता देती हूँ। पहले का उत्तर है बी यानी 110 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 - 70 हुआ 110। Right. और दूसरे सवाल का उत्तर है ए यानी 100। वही सुपरस्टार फॉर्मूला लगेगा, 10 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ब्रैकेट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सॉल्व करने पर 100 प्लस D2 स्क्वायर 200 के बराबर आता है, तो D2 स्क्वायर बचा 100। Perfect. और यहाँ बॉटम टेक्स्ट लिखा है, पैरेललोग्राम मास्टर्ड, नेक्स्ट सेशन, डीप डाइव इनटू rhombus एंड trapezium, कीप रिवाइजिंग योर स्मार्ट नोट्स। से एंगल्स